कहानियों के सफ़र में आज की कहानी बेजुबां आँखें। श्रोताओं, मैं कहानियाँ सुनाती हूँ, कहानियाँ लिखती हूँ। वे कहानियाँ जो हम सभी के जीवन से जुड़ी होती हैं। सुबह की हल्की धूप खिड़की से छनकर कमरे में आने लगी थी। अलार्म घड़ी भी चीख चीख कर थक चुकी थी, पर आज रोहिणी की नींद अभी तक नहीं खुली थी और जब खुली तो घड़ी में सुबह के 8:30 बज रहे थे। बेटी मिनी का स्कूल, टिफ़िन और खुद को भी ऑफिस निकलना है और यह सब कुछ करने के लिए हाथ में केवल आधे घंटे थे उसके। अनायास जतिन का ख्याल दिमाग में आया। सुबह वही तो बेल बजाकर उठाता था, पर आज उसके नाम से मन में कसैलापन आ गया था। मिनी बोलते जैसे ही बिस्तर से उतरने लगी, हाथों से साइड टेबल पर रखी फोटो फ्रेम गिरकर टूट गई। रोहिणी स्थिर हो गई। पति घनश्याम की फोटो थी। उसे गुजरे साल भर हो गए थे, पर आज भी यादों में वो सजीव था। पर अतीत का प्यार वर्तमान की जिंदगी कहाँ संवार पाता है और भी गमगीन कर जाता है। उसके जाने के बाद बेटी मिनी के साथ अपने जीवन की गाड़ी को चला रही थी। बेमेल विवाह होने के कारण सगे संबंधियों ने भी मुंह फेर लिया था। करीब 6 महीने की भाग दौड़ के बाद रोहिणी की नौकरी पक्की हो गई थी। दरअसल घनश्याम की मौत साइट पर चल रहे काम में लापरवाही की वजह से हुई थी। कई और लोग भी घायल हुए थे। जतिन में उनमें से एक था। एक्सीडेंटल डेथ की वजह से डिपार्टमेंट ने रोहिणी की अर्जी को एक्सेप्ट कर लिया था। घनश्याम की मौत के बाद उसके सारे शारीरिक अंग दान कर दिए गए थे। जीवन में हर रोज आ रही परेशानियों का सामना करती रोहिणी जान ही नहीं पाई कि घनश्याम की आंखें उसी के इर्द गिर्द घूम रहे इंसान के पास है। वह कोई और नहीं, जतिन था, जिससे आंखें चार होते ही सम्मोहित हो गई थी। वह 30 वर्षीय सांवले रंग तथा लंबी कद काठी का युवक जतिन हंसमुख और मिलनसार स्वभाव का था। एक दिन कैश एंट्री में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से बॉस ने रोहिणी को खूब डांटा था। उस दिन खूब रोई थी वह। आंसू पोंछने तो सभी आए थे, पर आप अपने काम पर पूरा ध्यान दें। काम सही होगा तो किसी की मजाल नहीं होगी कि आपसे कुछ कहे। जतिन के इसी छोटे से कथन ने उसे भीड़ से अलग कर दिया था, मानो तपती धरती पर ओश की बूंदें। ऑफिस से घर आती तो पति के बिना घर काटने को दौड़ता। बेटी भी पापा से ज़्यादा जुड़ी थी। वो अलग उदास रहती थी। कई कई दिन दोनों भूखे सो जाते थे। एक दिन किसी ऑफिशियल काम से जतिन उसके घर आया था। घर की हालत देखकर परेशान हो गया। बिखरा घर, बिखरी जिंदगी। अगले दिन से किसी न किसी बहाने रोहिणी के घर पहुंच जाता और घंटे 2 घंटे रहकर उससे खाना बनवाता। धीरे धीरे जतिन उनके परिवार का सदस्य जैसा होने लगा था और रोहिणी भी उस पर निर्भर होती गई। और तो और बेटी मिनी भी उसके साथ घुलने मिलने लगी। सुबह आकर मिनी को स्कूल ले जाना, शाम को आकर उसे पढ़ाना, उसके होम टास्क करवाना उसकी दैनिक दिनचर्या हो गई थी। रोज करीब रात के 12 बजे रोहिणी का मैसेज आया, मिनी की तबीयत खराब हो गई है, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। मैसेज पढ़कर जतिन बेचैन हो गया। हवा की गति से हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टरों ने स्थिति को बिगड़ने से पहले संभाल ली थी। फिर भी आने वाले कुछ घंटे भारी पड़ सकते हैं, ऐसा डॉक्टरों का कहना था। दरअसल मिनी को फूड पॉइजनिंग हुआ था। जतिन को देखते ही रोहिणी के आंखों का बांध टूट गया था। मैं
पति को पहले ही खो चुकी हूँ, अब इसे नहीं खोना चाहती जतिन। रोहिणी की हालत देखकर जी चाहा उसके माथे को सहला दे, कह दे ना रोए, उसके आंसू नहीं देख सकता वह। घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा, इतना ही कह पाया था वह। रोहिणी को बिठाकर पानी पिलाया, डॉक्टरों से बातचीत की, तब जाकर आश्वस्त हुआ। मिनी को होश आते ही अपने जतिन अंकल को ढूंढने लगी। रात को सोते वक्त एक हाथ से जतिन का हाथ तो दूसरे हाथ से मम्मा का हाथ पकड़कर सोई थी। मैं प्यासा तुम सावन, मैं दिल तुम मेरी धड़कन, होना हूँ तो। जतिन गाकर मिनी को सुला रहा था। कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में रहकर मिनी घर आई और इस समय जतिन ने रोहिणी का पूरा साथ दिया था। अंकल, हम डिज्नीलैंड जाएंगे, यूं ही मचलते हुए मिनी ने कहा। हाँ, जरूर जाएंगे, जतिन ने उसे जूस पिलाते हुए जवाब दिया। जतिन उन्हें घर छोड़कर अपने घर वापस जाने लगा तो रोहिणी गेट तक आई थी। एक बात कहूँ, आप मुस्कुराती हुई बेहद अच्छी लगती हैं, प्लीज़ मुस्कुराया कीजिए। जतिन ने आंखों में आंखें डालकर कहा। वही मुस्कुराती आंखें। रोहिणी ने शर्माकर नजरें नीची कर ली। कोशिश करूँगी, रोहिणी का छोटा सा जवाब था। वादा? जतिन ने हाथ आगे बढ़ाया। रोहिणी ने धीरे से उस पर हाथ रख दिया था। गर्माहट महसूस हुई तो हाथ खींच लिया उसने और कमरे में वापस चली गई। मैं प्यासा तुम सावन, मैं दिल तुम मेरी धड़कन, होना हूँ तो। मिनी के कमरे से गाने की आवाज़ आ रही थी। अगले दिन पूरे ऑफिस में चर्चा छाई हुई थी। पति के मौत के जिम्मेदार इंसान के साथ प्यार के पेंगे ले रही है रोहिणी। बगल वाले टेबल में बैठने वाली लतिका ने फुसफुसाते हुए औरों से कहा। जिम्मेदार? कौन? कैसे? रोहिणी ने लतिका से पूछा। यकीन नहीं होता तो जाकर रजिस्टर उठाकर देख लो। उस दिन साइट पर ड्यूटी किसकी लगी थी और गया कौन था? यह निर्जा की आवाज़ थी। रोहिणी पागलों की तरह रजिस्टर पलट रही थी। सचमुच जतिन का नाम तो वहाँ लिखा था, लेकिन घनश्याम का नाम तो दूर दूर तक नहीं था। फिर इतना बड़ा धोखा। जतिन के प्रति मन घृणा से भर गया था। बिना कुछ जाने, बिना कुछ पूछे बातचीत बंद कर दिया उसने। शाम को जतिन घर पहुंचा तो दरवाजा तक नहीं खोला। जतिन को समझ नहीं आ रहा था कि उससे क्या गलती हो गई है। वह पूरी तरह बिखर गया। रजिस्टर वाली बात जानने के बाद वह जतिन को देखना तक नहीं चाहती थी। आखिर मेरी गलती क्या है, बता तो दें, जतिन ने याचना भरे शब्दों में कहा। जो इंसान उसके सुख दुख का साथी बन गया था, उसके सामने आने पर मुंह फेरने लगी थी। गलती गलती पूछते हो? उस दिन वहां किसे जाना था, तुम ही बताओ जतिन। रोहिणी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। ये सही बात है, रजिस्टर में जो है वो सब सही है, पर हम दोनों ने एक्सचेंज कर ली थी। उन्हें आपसे फ़ोन पर बात करना था।
और उस एरिया में कैमरा लगा है। उन्हीं के रिक्वेस्ट पर हम दोनों ने एक्सचेंज किया था। यकीन मानिए मेरा, वो महज एक हादसा था। मेरी भी आंखें चली गई थी उस हादसे में। किसी भले मानुस के नेत्रदान करने की वजह से आज मैं देख पा रहा हूँ। मेरा यकीन मानो रोहिणी, जतिन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। बस मेरा नाम मत लो तुम अपनी जबान से। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं जानना, बस चले जाओ यहाँ से तुम, कहकर उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया था रोहिणी ने। घनश्याम, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। घनश्याम के फोटो के पास खड़ी होकर माफ़ी मांगने लगी। जतिन का आना बंद हो गया था। गाड़ी एक बार फिर पटरी से नीचे आ गई थी जीवन की। अपनी सहूलियत से रोहिणी मिनी को एक ट्यूशन सेंटर भेजने लगी। वहाँ से वह शाम को करीब 6 बजे घर आती थी। एक दिन ट्यूशन से देर से आई। चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई थी। कहाँ रह गई थी? मेरा कलेजा बैठा जा रहा था। मिनी को देखते ही रोहिणी बरस पड़ी। मम्मा, आज रास्ते में साइकिल खराब हो गई थी। रोहिणी उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगी। फिर रोहिणी ने चिंतित होते हुए कहा, जतिन अंकल ने बाइक से घर छोड़ा है और कहा कि साइकिल ठीक करवा कर ले आएंगे। इसके आगे कहने के लिए कुछ न था तो वह चुप हो गई थी। मम्मा, मुझे जतिन अंकल अच्छे लगते हैं। रोहिणी के कमर में बाहों का घेरा बनाकर मिनी ने कहा, आप उनसे नाराज़ हैं ना? आप दोनों की फाइटिंग हो गई है ना? तो उठक बैठक करवा लीजिए, या फिर घर की सफाई भी जैसा आप मुझसे करवाती हैं। नादान मिनी ने अपने तौर पर समस्या को सुलझाना चाहा। जतिन का घर न आना उससे उदास कर जाता था। बाहर जतिन साइकिल खड़ी करने के बाद चाबी देने के लिए रुका था। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था मेरी बेटी इतनी समझदार हो गई है, रोहिणी ने उसे दुलारते हुए कहा। बाहर खड़ा जतिन सब कुछ सुन रहा था। दरवाजे पर आहट हुई तो दरवाज़ा खोला रोहिणी ने। जतिन ने चाबी दे दी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, कहते हुए उसने रोहिणी के चेहरे को गौर से देखा। आ रहे भावों को पढ़ना चाहा। उस वक्त वह चुप थी क्योंकि मिनी को वह कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। रोहिणी की चुप्पी ने जतिन की हिम्मत बढ़ा दी थी। आप अच्छी तरह जानती हैं, मैंने कभी आपको कोई ठेस पहुंचाया हो। मैं प्यासा तुम सावन, मैं दिल तुम मेरी धड़कन। जतिन के इन भावनाओं से रोहिणी का कोई लेना देना न था। अगले दिन जतिन ने पॉकेट से 2 लिफाफा निकाला। एक में डिज्नीलैंड की 3 टिकटें थी और दूसरे में उसके ब्रांच ट्रांसफ़र का रिक्वेस्ट। दोनों लिफाफे रोहिणी के टेबल पर रख दिया गया। घंटों दोनों लिफाफे को निहारती रही। एक तरफ बेटी की खुशियाँ थी तो दूसरी तरफ जतिन दूर देहरादून जा रहा था। कभी कभी समझौता जिंदगी को पूर्णता दे जाती है। जतिन का सच छिपाना उसे गुनहगार बना गया था। रोहिणी ने
डिज्नीलैंड की टिकटें फाड़ दी थी और ब्रांच ट्रांसफ़र का रिक्वेस्ट लेकर बॉस के केबिन में चली गई थी। उसके कहने पर जतिन का रिक्वेस्ट मान लिया गया था। दिन गुजरते रहे। कुछ दिनों बाद रोहिणी के मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसके हिसाब से उसके बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए आए थे। माथे पर चिंता की लकीरें तन गई। बैंक वालों को फ़ोन किया तो पता चला ये ट्रांसफ़र हॉस्पिटल की तरफ से किया गया है। हॉस्पिटल वालों को फ़ोन किया तो पता चला मैडम, जिस इंसान ने घनश्याम सर की आंखें खरीदी थी उस इंसान ने स्वेच्छा से ये पैसे आपके अकाउंट में डलवाए हैं। रोहिणी भावुक हो गई। क्या मैं उस इंसान से मिल सकती हूँ? जी, आप उनका एड्रेस ले लीजिए। जी, बताइए। रोहिणी की धड़कनें तेज हो गई थी। जतिन वर्मा, अंधेरी ईस्ट। रिसेप्शनिस्ट ने बड़ी बेतकल्लुफ़ी से कहा था। आपने क्या नाम बताया? फिर से बताइए। जतिन वर्मा, मैंने तो यही कहा मैडम। क्या मुझे उनका नंबर मिल सकता है? रोहिणी की धड़कनें बढ़ती ही जा रही थी। उसने तुरंत नंबर डायल किया और वो नंबर उसके फ़ोन में पहले से सेव था। हेलो जतिन। हाँ, हेलो। मेरा दिल कह रहा था कि ट्रेन खुलने से पहले आपका फ़ोन ज़रूर आएगा। जतिन ने हारे हुए दिल से कहा। ट्रेन? तुम कहाँ हो अभी? उसने आश्चर्य से पूछा। अंधेरी स्टेशन पर हूँ और ट्रेन के खुलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। रोहिणी जी, मैं देहरादून जा रहा हूँ। जतिन के हर एक शब्द से आवाज़ आ रही थी कि रोहिणी, मुझे रोक लो ना। उसने तुरंत फ़ोन काटा, स्कूटी स्टार्ट की। कई सिग्नल तोड़ते हुए आधे घंटे में स्टेशन पहुंची, पर पटरी पर कोई ट्रेन नहीं था। देहरादून जाने वाली ट्रेन जा चुकी थी। उसका दिल बैठ गया। जतिन की आंखों को देखना चाहती थी जो घनश्याम की आंखें थी। बोझिल कदमों से लौटने लगी तो पीछे से किसी ने आवाज़ दी। पलट कर देखा, जतिन खड़ा था वहाँ। रोहिणी उन आँखों को देख रही थी जिससे घनश्याम उसे देखा करता था। सावन की बारिश अपनी बूंदों से दोनों को भिगो रहा था। बस इतनी सी थी ये कहानी।